बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। 14 अगस्त को एक बड़ा शो करेंगे, उसके लिए उन्होंने 2 तजावीज़ रखी हैं और दोनों जो है वो सरप्राइज़ है। उन दोनों में से जैसी ही एक फाइनल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। और जब ये फाइनल हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पुलिस वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे कि करें कि तो करें क्या। यानी लॉ इन्फोर्समेंट उसको कंट्रोल करना उनके लिए बेइज्जती वाली बात होगी। आप देखेंगे, आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा जो पूरी दुनिया के अंदर जाके हिट करेगा। तो नंबर एक तो ये है। और दूसरी बात एक और भी है कि अब इदारों के अंदर भी ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है, और मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं, उनके अंदर ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसी नकम्मी और नखट्टू हुकूमत को हम सपोर्ट करेंगे। वैसे उन्हें किसी भी हुकूमत को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला अवाम पे छोड़ दें। अवाम की सपोर्ट से हुकूमत आ जाए, अवाम की सपोर्ट ख़त्म हो जाए, हुकूमत चली जाए, या जो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे फिर इलेक्शन हो जाए और पता चले जी इलेक्शन हो गया, अब जो लोग नए आए हैं वो हुकूमत संभाल लें, और जो हुकूमत ना कर पाए, अवाम उनसे नाराज़ हो जाए तो दोबारा इलेक्शन करवा लें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं और इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसकी तश्कीलें वो करें, उसके अंदर सही बंदों को लाकर लगाएं जिनके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दें, जिनको मिलना चाहिए वोट का हक। वो आपके कमाऊ पूत हैं, उनके पैसे और डॉलर आपको अच्छे लगते हैं, उनके रियाल आपको अच्छे लगते हैं, उनके पाउंड्स आपको अच्छे लगते हैं, वो जो पैसा आपको जापान से भेजें वो अच्छा लगता है, लेकिन आपको उनका वोट अच्छा नहीं लगता। भाई उनको वोट का हक भी आपको देना चाहिए ताकि वो अपना वोट डालें, मेल के जरिए से डाल लें, कोई और तरीक़ेकार आप बना लें, लेकिन वो अपना वोट डालें, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं वो, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की उनकी तादाद है, तो उन्हें वोट डालने का हक मिलना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैसला कौन रोल प्ले कर सकते हैं और उनमें वोट डालने की उनके अंदर जो है वो ज़्यादा है ख्वाहिश, और वो ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ वोट डालने के लिए आएंगे। यानी उनका टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा, 80% तक तो वो वोट डाल सकते हैं। और ये तजर्बा जब माजी में किया गया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट डाले भी थे। अब इदारों के अंदर ये सोच है कि जो तजर्बा किया गया था, एक तो दिमाग में ये था बहुत सारे लोगों के कि बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा, उस पर कॉलम लिखवाए गए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो है वो 7 तारीख को छपा था, इलेक्शन से एक दिन पहले, ताकि बांग्लादेश मॉडल जो है वो पूरी तरह आ ही जाए। अगर किसी के दिमाग में कोई शक है तो वो भी दूर हो जाए। बांग्लादेश मॉडल का मतलब ये था कि एक हुकूमत ज़बरदस्ती लाकर बैठाई जाए, उस हुकूमत के जरिए से डंडा चलाया जाए और मुल्क की मईशत को ज़बरदस्ती ठीक किया जाए। तो जब मईशत ठीक हो जाएगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा और सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, रोला रप्पा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में मईशत तो ठीक हुई, लेकिन जब शख्सी आज़ादियाँ छीनी गई, लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत की गई, तो देखिए उसका नतीजा क्या निकला। तो अब मामला ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे इस बोझ को ज़्यादा देर नहीं उठा पाएंगे। इस हुकूमत का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और इदारों की कमर दूरी हो रही है। वो कब तक इसका बोझ उठाएंगे और कब तक इस नालायकी को अपने सर पे उठा के फिरेंगे। यानी फ़ौज का काम जो है वो दिफा का है। अब मैं फ़ौज के इदारे की बात कर रहा हूँ, बाकी इदारे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका काम दिफा का है। वो कब तक इनका दिफा करेंगे, मुल्क का दिफा कर ले या इन सियासी जमातों का दिफा कर ले जो पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। और जब से ये हुकूमत में आए कोई अच्छी खबर हमने नहीं सुनी। जो इदारा इन्होंने नया बनाया वो उससे पहले से ज़्यादा हमें तबाह किया। आप SIFC की मिसाल ले लें या दीगर आप मिसालें ले लें, तो इनसे कोई खैर की खबर नहीं है और डिलीवर भी नहीं ये कर पा रहे, तो इनसे मायूसी हुई है इदारों को। और मुझे लगता है कि वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कर लेंगे और अक्लमंदी भी इसी में है। इस वक्त बड़े अहम मशवरे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और उन मशवरों के बाद जो अमल दरामद हो रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ यह है कि बांग्लादेश की सूरत हाल जिस तरह ख़राब हुई है, तो फौरी तौर पर यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा PDM की सरकार है उसकी और हसीना वाजिद साहिबा की जो सरकार थी, इन दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मुश्तरक है। मैंने जब लिखना शुरू किया तो कोई 20 के करीब पॉइंट्स हैं जो इन दोनों हुकूमतों के मुश्तरक है, एक जैसे हैं। यानी इनका मुल्क से भाग जाने का भी एक जैसा रिकॉर्ड है, इनका फस्तायत का एक जैसा रिकॉर्ड है, दुश्मनों को जेलों में डालने का एक जैसा रिकॉर्ड है, जबरी गुमशुदगियों का एक जैसा रिकॉर्ड है, इलेक्शन में धांधली का एक जैसा रिकॉर्ड है। तो जितनी चीज़ें भी हो रही हैं वो एक जैसा ही रिकॉर्ड है। शख्सी आज़ादियों को इन्होंने रोक दिया, लोगों को गायब किया, सहाफ़ियों को दबा लिया, लोगों की नौकरियां खा गए, लोगों के कारोबार तंग कर दिए, लोगों के घरों में छापे मारे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस। ये वो सारी चीज़ें हैं जो PDM की सरकार और हसीना वाजिद की सरकार में मुश्तरक है। तो इससे पहले कि लोग इस मुमासलत को देखते, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया भी है, 10-12 पॉइंट उसमें मैंने बताए हैं, बड़े अहम, पिछला वीलॉग था वो।
तो मामला यह है कि हसीना वाजिद और मौजूदा सरकार की मुमासलत से ये लोग बचना चाहते हैं। तो फौरी तौर पे एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, उसमें कुछ सहाफ़ियों को और कुछ पंक्चर सियासतदानों को, जो बेचारे इलेक्शन में पंक्चर हो गए हैं, उनको और दीगर कुछ और लोगों को फौरी तौर पे लॉन्च किया गया और उन्हें कहा गया कि कुछ भी करो, उल्टे लटक जाओ, हसीना वाजिद और इमरान खान के अंदर मुमासलत पैदा कर दो। अब वो बेचारे पूरा जोर लगा रहे हैं कि जी हसीना वाजिद बिल्कुल इमरान खान की तरह थी, इंडिया भी इमरान खान से प्यार करता है और हसीना वाजिद को भी इंडिया प्यार करता है, फलां भी इमरान खान से प्यार करता है, हसीना वाजिद को भी फलां प्यार करता है। तो इस तरह की अब उल्टी सीधी कहानियां देना शुरू कर दी हैं। बल्कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो मुजीबुर रहमान हीरो था, देखिए शेख मुजीबुर रहमान हीरो तो हम कभी डिक्लेयर नहीं करते, वो तो बांग्लादेशियों का हीरो है। और बांग्लादेशी ये कहते हैं कि हमारी आज़ादी के लिए उसने सबसे बड़ा काम किया था, क्योंकि उस दौर में हम उसको मजलूम कहते हैं, एक सियासी मजलूम। मैं एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे जब बात करता हूं तो मैं उसको इसलिए कहता हूं कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीता था और भुट्टो साहब कम नशिस्तें जीते थे, लेकिन इक़्तिदार भुट्टो साहब को मिल रहा था। ये एक ज़्यादती थी। जो जीता था उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। 160 वाला इक़्तिदार लेगा या 80 वाला लेगा? अभी तो कहानी उससे भी बहुत आगे की है। यहाँ तो 30 सीटें भी नहीं जीती इन्होंने, पीडीएम की जमातों ने, खासतौर पर पीएमएलएन ने तो 30 भी नहीं जीती। तीसरे नंबर की जमात है जिसको उठा के दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद उसका वज़ीर आज़म भी बना दिया। तो ऐसी 2 नंबरी पाकिस्तान में हुई है। तो उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के साथ हुई थी, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सरकार ने जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट एक बनवाई थी, उसकी बुनियाद के ऊपर यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कोई हम अपने से नहीं कह रहे, यह बाकायदा रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें तारीखी हक़ाइक़ हैं। पूरी दुनिया इसको जानती है, यूएन तक इस चीज़ को जानता है, सारी दुनिया में इसका ढिंडोरा है। फिर इंडिया ने अपनी सियासत की, अपनी सियासत चमकाई, कैसे पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया वो एक अलग कहानी है। लेकिन बांग्लादेशियों का जो हीरो था वो उसकी बेटी की करतूतों की वजह से वो ज़ीरो हो गया। यानी लोगों ने लिहाज नहीं किया इस बात का कि इसका बाप जो है वो हमारा बानी था इस मुल्क का, उन्होंने लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा जी इसकी बेटी ने जबर और फस्तायत किया है, इसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। उसके पुतलों को जाके लोगों ने जूते मारे और उसको तोड़ा है। अब ये साबित करने के चक्कर में सहाफ़ी और कुछ और लोग दिन रात के इमरान खान और हसीना वाजिद के अंदर कोई मुमासलत निकाली जाए, निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने फौरी तौर पे इसको जोड़ दिया मौजूदा पाकिस्तानी सरकार के साथ, और पाकिस्तानी सरकार नहीं चाहती कि इसको पाकिस्तानी सरकार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये उस तरह के अंजाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखिए ना, जब श्रीलंका में हुआ तो ये खौफजदा हो गए, जब यही सारा कुछ हमने अफगानिस्तान के अंदर होते हुए देखा तो यही लोग खौफजदा हो रहे थे, अब यही सारा कुछ बांग्लादेश में हो रहा है तो यही सारे लोग खौफजदा हो रहे हैं। हाँ, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी एजेंसियां मुलव्वस हैं, मेरी नज़र में तो नहीं है। मेरी नज़र में ये जो बांग्लादेशी तलबा है उनकी अपनी एक तहरीक थी और उनको कोई सपोर्ट नहीं थी, वो बगैर सपोर्ट के खड़े हुए, जैसे इंडिया के अंदर किसान खड़े हो गए थे अपने हक के लिए। उन्होंने हर किस्म की सियासत से बाहर निकल के अपना हक छीनने के लिए उन्होंने बड़ा लंबा प्रोटेस्ट किया। इसी तरह ये तलबा खड़े हो गए और ये जाने देते गए, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब सूरत हाल ये है कि देखें, जबरी गुमशुदगी में वहाँ पे 86 अफराद का पोस्टर है, मैंने पेस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे। 86 अफराद अभी भी वहाँ पे जबरी तौर पर गुमशुदा हैं बांग्लादेश में, जिनको गायब किया गया था। अब वो लोग ढूंढे जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है जहाँ जहाँ पे उनको किया गया है। और उनका जो इंटेलिजेंस चीफ है जनरल ज़िया, उसको मुलाजमत से ही फारिग कर दिया गया है। जो आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि बंदे उठाओ गायब करो, ये बोलता है इसको गायब कर दो, वो बोलता है उसको गायब कर दो, हसीना वाजिद की सारी मुखालिफ आवाज़ों को वो बंद कर देता था, गायब कर देता था, मावराए कानून गायब कर देता था। ये नहीं वो कहता था चुक लो सारे। तो ये सारी हरकतें वहां पे हो रही थी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।